तो हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे यूके ट्रिपल एसएससी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में, जो कि हमने स्टार्ट कर रखी है लेखा लेपिक और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो अभी 2 घंटे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था डेप्रीसिएशन का पार्ट फर्स्ट। उस लेक्चर को मुझे एंड करना पड़ा क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसी वजह से मैंने इस डेप्रीसिएशन के पूरे टॉपिक को अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमने 2 घंटे पहले डिस्कस कर लिया है और अब हम अपना दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन अमाउंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, नीड फॉर डेप्रीसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड अदर सिमिलर आइटम्स, फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन एंड मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन अमाउंट। ठीक है, तो देखिए, द डेप्रीसिएशन अमाउंट टू बी चार्ज्ड फॉर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर डिपेंड्स अपॉन डेप्रीसिएबल अमाउंट एंड द मेथड ऑफ एलोकेशन। जो डेप्रीसिएशन अमाउंट होता है जो कि हमें चार्ज करना है किसी भी एक स्पेसिफिक ईयर में, वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है, एक तो हमारा डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना होगा, और एक हमारा मेथड ऑफ एलोकेशन, हम किस तरीके से उसको एलोकेट कर रहे हैं अमाउंट को। जैसा मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद कर लाते हो तो इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल कि सारा का सारा फिक्स्ड एसेट का या फिक्स्ड कोई भी एसेट आप खरीद कर लाए उसका सारा का सारा पैसा किसी एक ही साल में आप एकदम से चढ़ा दो। क्योंकि बेनिफिट जो आप फिक्स्ड एसेट लेकर आए उसका बेनिफिट तो आप आने वाले कई सालों तक उठाओगे। तो फिर भाई ये बात कहाँ से जस्टिफाइड हो गई कि एक ही साल में आप आज खरीद कर लाए, अगले आने वाले 10 साल तक उस चीज का आप बेनिफिट उठाओगे। तो ये कौन सी बात जस्टिफाइड हुई कि आप केवल आज, यानी कि 2021 अभी चल रहा है, कि 2021 में 10 लाख रुपए की मशीन खरीद कर लाए थे, सारे के सारे 10 लाख रुपए आपने हाथ के हाथ वहीं पर चढ़ा दिए। ठीक है ना? तो बेसिकली इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन को अलग अलग सालों में बांटते हैं। फॉर दिस, इस पर्पस के लिए 2 मेथड्स आर मैंडेटेड बाय लॉ एंड एनफोर्स्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। 2 मेथड्स को बेसिकली ज्यादातर जो लॉ ने एज पर द इंडियन लॉ एंड विच आर एक्चुअली रेगुलरली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन इंडिया, वो मेथड्स कौन से हमारे? ये मेथड्स हैं हमारे, एक तो हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाली आगामी अपनी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारे सिलेबस में भी जो यूके ट्रिपल एसएससी का है उसमें 2 ही मेथड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। सिलेबस में भी 2 ही मेथड्स है हमारी यूके ट्रिपल एसएससी की, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन 2 मेथड्स को अगर हम छोड़कर बात करें तो और भी मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, जैसे कि हमारा एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड एक्सेट्रा, विच में बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी मेथड्स जो है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के होते हैं। लेकिन हम यूके ट्रिपल एसएससी सिलेबस के हिसाब से केवल 2 मेथड्स के बारे में अभी फिलहाल बात करेंगे। वो है हमारे, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, किसी भी मेथड को सिलेक्ट करना किस चीज पे निर्भर करता है, एक तो टाइप ऑफ एसेट, एसेट किस तरीके का है, नेचर ऑफ द यूज ऑफ सच एसेट, किस तरीके से हम उसको एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस, और कौन सी सिचुएशंस में हम एसेट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो कि अब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 10, द सिलेक्टेड डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। Change in depreciation method may be allowed only under specific circumstances. देखिए, इसमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि पहले 6 था और अब 10 है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, सिलेक्टेड डेप्रिसिएशन मेथड, जो भी मेथड आप लोग सिलेक्ट करते हो
वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक लगातार सेम रहना चाहिए। सेम रहने से मतलब ये है कि जो मेथड, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पहले आज फॉलो किया 2021 में, तो आने वाले साल में भी आपको 2022 में भी आपको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करना चाहिए। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड कुछ केसेस में अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में आपको ये मेथड जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वो आप बदल सकते हो, उसकी भी इजाजत हमारे लॉ में दी गई है। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? दिस इज द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड्स of providing depreciation. This method is based on the assumption of equal usage of the asset over its entire useful life. हम ये मान के चलते हैं कि बेसिकली जो भी फिक्स्ड एसेट आप खरीद कर लाए उसे इक्वल प्रपोर्शन में आप साल दर साल इस्तेमाल करोगे, तो उसी हिसाब से हम एक इक्वल अमाउंट हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई एसेट आप मशीनरी खरीद कर लाए, उसकी लाइफ है 10 साल, तो बेसिकली अगर वो 50,000 की मशीनरी है, 50,000 की मशीनरी है और उसकी लाइफ है 10 साल, तो आप हर साल 5,000 रुपए डिडक्ट करोगे इक्वली। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड fixed installment method because the amount of depreciation remains constant from year to year over the useful life of the asset. According to this method, a fixed and equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of an asset. The amount annually charged as depreciation is such that it reduces the original cost of the asset to its scrap value at the end of its useful life. अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चलिए हम एक इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन के तौर पर हर साल काटते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ सर्टेन स्क्रैप वैल्यू होती है, जिसे हम सेल्वेज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो amount annually charged as depreciation is such that it reduces the original cost of the asset to scrap value. हम बेसिकली डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इस तरीके से काटते हैं बराबर बराबर हर साल, जिससे कि वो स्क्रैप वैल्यू तक बेसिकली हमारी जब तक कि पहुंच ना जाए एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब तक कि सपोज आप फिक्स्ड एसेट को खरीद कर लाए और वो 10 साल तक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, 10 साल के बाद भी आप उस मशीन से काम ले सकते हो, लेकिन वो आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाएगी जितनी 10 साल पहले दे रही थी। तो आप उसे बेचना क्या सोचोगे, सेल करने का सोचोगे। तो बेसिकली जब तक आप वो डिसीजन नहीं लेते तब तक आप डेप्रिसिएशन को इस तरीके से चार्ज कीजिए कि हर साल हमारा डेप्रिसिएशन बराबर आए। ठीक है ना। अब देखिए डेप्रिसिएशन को अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप माइनस करते हो एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू को। एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू बोले तो हमारी स्क्रैप वैल्यू, इसको हम डिवाइड करते हैं इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट से। ये टर्म्स मैं आपको बता चुका हूं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि बाइंग प्राइस, जितने प्राइस पर, या बाइंग प्राइस बोल लीजिए या फिर इसको आप इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकलता है। नाउ एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर हम बात करें तो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितने का आपने खरीदा यानी कि परचेज प्राइस, उसमें से आप क्या माइनस करते हो? परचेज प्राइस में से माइनस करते हो एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्क्रैप वैल्यू, और इसको आप डिवाइड करते हो किससे? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। इट इज वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सिंप्लिसिटी मेक्स इट अ पॉपुलर मेथड इन प्रैक्टिस। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल
इसको समझना भी आसान है, इसको अप्लाई करना भी आसान है। इसकी सिंप्लिसिटी इसको बहुत ही एक पॉपुलर मेथड बनाती है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। Asset can be depreciated up to the net scrap value or zero value. Therefore, this method makes it possible to distribute full depreciable cost over useful life of the asset. इस मेथड के जरिए हम बेसिकली इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं जब तक कि उसकी नेट स्क्रैप वैल्यू कुछ मिल ना जाए या फिर वो जीरो वैल्यू उसके मतलब बिल्कुल वो बंद होने के कगार पे हमारा एसेट ना आ जाए तब तक। वैसे यूजुअली मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट की कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होती, कुछ ना कुछ पैसा मिल ही जाएगा। अगर मशीन है, फिक्स्ड एसेट है, अगर वो खराब भी हो जाए उसको बेचकर भी उसके लोहे से भी आप वैल्यू निकाल सकते, तो कुछ ना कुछ तो स्क्रैप वैल्यू आ ही रही है, तो उसकी जीरो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। खैर, एवरी ईयर सेम अमाउंट इज चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस मेक्स कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट ईयर्स इजी। हर साल आपको पता है कि एक स्पेसिफिक निश्चित अमाउंट डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हमें काटना है, ठीक है, और वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये अलग अलग सालों का जो कंपैरिजन है प्रॉफिट्स का, उसको कंपेयर करने में आसानी हमें एक तरीके से कंफर्टेबल हम लोग को महसूस कराता है। This method is suitable for those assets whose useful life can be estimated accurately and where the use of the asset is consistent from year to year, such as leasehold buildings. देखिए ये मेथड जो है उन एसेट्स के लिए बहुत ही सुटेबल है जहां पर यूजफुल लाइफ जो है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं आसानी से एक्यूरेटली कि हाँ ये जो मशीनरी है मेरे को इतने साल तक बराबर प्रोडक्टिविटी देगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया लीज होल्ड बिल्डिंग बट्टे पर आपने कोई बिल्डिंग ली, हर साल उसका कुछ ना कुछ लीज पर आप बेसिकली उसका पेमेंट करोगे, तो आपको पता है कि कब तक का उसका ड्यूरेशन है। लीज होल्ड में साफ साफ आपको पीरियड पता होता है, आपने कोई चीज 10 साल के लिए लीज पर ली, 20 साल के लिए ली, 100 साल के लिए ली, तो उसका आपको पीरियड पहले से वेल डिफाइंड है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की लिमिटेशन क्या होती हैं? This method is based on the faulty assumption of same amount of the utility of an asset in different accounting years. देखिए किसी एसेट को हर साल एक ही तरीके से इस्तेमाल करना, ये अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, तो एक तरीके की ये फॉल्स एजम्पशन है। नेक्स्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ द एसेट डिक्रीजेस and repair and maintenance expense increases. Hence, under this method, the total amount charged against profit on account of depreciation and repair taken together will not be uniform throughout the life of the asset. Rather, it will keep on increasing from year to year. देखिए बिल्कुल सही बात है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ यानी कि वक्त के साथ साथ किसी भी एसेट की जो एफिशिएंसी है वो घटती है और इसके साथ साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें टोटल अमाउंट चार्ज अगर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन और रिपेयर के जो चार्जेस होते हैं वो साल दर साल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पहले छोटी कमी है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई मशीनरी में, देन उसके बाद जैसे जैसे और यूज करोगे और कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो जो रिपेयर का खर्चा और डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो साल दर साल बदलता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। तो और जबकि यहाँ पर क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हर साल फिक्स रहता है, बट लेकिन वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। अब बात करते हैं हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। Since book value keeps on reducing by the annual charge of depreciation, it is also known as reducing balance method. Book value keeps on reducing by the annual charge of depreciation. It is also known as reducing balance method. सबसे पहले तो बात ये देखिए कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज किया जाता है हमारा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट पर। This method involves the application of a predetermined proportion percentage of the book value of the asset at the beginning of every accounting period so as to calculate the amount of the depreciation. The amount of depreciation reduces year after year. ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे मैं कहता हूं कि पहले साल आपने कोई मशीनरी ली 50,000 रुपए की,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है। और आपको इसकी लाइफ पता है ये 4 साल तक, या टाइम ले लीजिए, लाइफ आपको पता है इसकी लाइफ है 3 साल। तो पहले साल का अगर मैं डेप्रिसिएशन लूँ, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आपका कितना आएगा, 50,000 इंटू 10%, कितना आ गया, 5,000। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन पहले आप इसमें से माइनस करोगे, कितना है 45,000, देन इस पे आप 10% लगाओगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4500। अब इस 4500 को माइनस कीजिए, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 45,000 माइनस 4,500, यानी कि हमारा लगेगा 41,500 पर, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4150। सो इस तरीके से इसमें इस मेथड में रिटन डाउन वैल्यू, इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को अब निकालने का फॉर्मूला आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 माइनस एन अंडर रूट स्क्वायर रूट एस अपॉन सी। यहाँ पर एन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, और एस क्या है, हमारी स्क्रैप वैल्यू, और सी क्या है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट, ठीक है ना। Now what are the advantages of written down value method? This method is based on a more realistic assumption that the benefits from asset goes on diminishing with the passage of time. Hence, it's called for proper allocation of cost because higher as compared to later years when it becomes less effective. देखिए रियलिस्टिक assumption पे बेस्ड है। आपको पता है कि बेनिफिट किसी भी एसेट से आप लेते हो, वो वक्त के साथ साथ जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे ना, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो बेसिकली हेंस इट कॉल्स फॉर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बिकॉज हायर एज कंपेयर टू लेटर ईयर्स व्हेन इट बिकम्स लेस इफेक्टिव। तो जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाना चाहिए। तो ये उसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। It results into a almost equal burden of depreciation and repair expenses together every year on profit and loss account. It results into almost equal burden of depreciation and repair expenses taken together, क्योंकि हम हर साल डेप्रिसिएशन को कम करते जा रहे हैं, तो इसमें एक तरीके से बर्डन जो है वो इक्वली डिवाइड होता है डेप्रिसिएशन का और रिपेयर एक्सपेंसेस का हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर टैक्स पर्पसेस। इनकम टैक्स जो बेसिकली एक्ट जो है वो इसी मेथड को अपनाता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। एज ए लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटन ऑफ इन अर्लियर ईयर्स, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस गेट्स रिड्यूस्ड। बेसिकली ज्यादातर जो पैसा है हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं अर्लियर ईयर्स में, यानी कि पहले सालों में, स्टार्टिंग ईयर्स में। तो लॉस जो है ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट रिड्यूस्ड। जो लॉस होता है ना, हमें जो हमेशा एक डर सताता रहता है कि यार हमने मशीनरी खरीद ली, अब कोई नई टेक्नोलॉजी ना आ जाए। तो पहले से हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट हम ऑलरेडी उस मशीनरी से ले चुके हैं। तो बेसिकली वो जो ऑब्सोलेंस का जो खतरा है वो हमेशा हमारा कम हो जाता है। This method is suitable for fixed assets which last for long and which require increased repair and maintenance expenses with the passage of time. It can be used where obsolescence rate is high. देखिए सबसे पहले इस मेथड में यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये मेथड कहाँ पर सुटेबल है? ये मेथड सुटेबल है उन फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो कि काफी लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वक्त के साथ साथ हमारे बढ़ते जाते हैं। ये मेथड वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ऑब्सोलेसेंस रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी एकदम से फ्रिक्वेंटली बदलती हमारी रहती है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड? As depreciation is calculated at fixed percentage of written down value, depreciable cost of the asset cannot be fully written off. The value of the asset can never be zero. जैसे जैसे डेप्रिसिएशन हमारा घटता रहता है टाइम के साथ, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है ना, डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो होती है एसेट की, उसका फुल्ली राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि एसेट की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट, it is difficult to ascertain a suitable rate of depreciation.
इसमें सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को असरटेन करना, पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, देखिए इसमें तीन अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं, तीन अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। एक तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, सीधा सीधा असेट अकाउंट में से ही डायरेक्टली डिडक्ट कर दो। दूसरा क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। देखिए पहला अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। According to this arrangement, depreciation is deducted from the depreciable cost of the asset, credited to the asset account and charged or debited to profit and loss account. इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को हम डायरेक्टली काय में से डिडक्ट कर देते हैं भाई, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ द असेट में से डिडक्ट कर देते हैं, और क्रेडिटेड टू द असेट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, एंड चार्ज और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चार्ज क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके लिए जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी पास की जाती हैं वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ असेट, जब आपने कोई असेट खरीदा तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया, अगर आपने उधार पे खरीदा तो वेंडर का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट, देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, आपने डायरेक्टली इसको असेट में से डिडक्ट कर दिया, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नेक्स्ट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब बेसिकली जब डिडक्ट करने के बाद आपने असेट में से डिडक्ट कर लिया डेप्रिसिएशन, अब इस डेप्रिसिएशन को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, अपने एक्सपेंस में दिखाओगे ना, ये डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस हो गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा ये कैसा एक्सपेंस होता है, ये एक तरीके का हमारा नॉन कैश एक्सपेंस भी होता है। एक्चुअली में इसका कोई कैश में पेमेंट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिकली जब हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा उसी की वैल्यू को हम अलग अलग सालों में डिवाइड करते हैं, लेकिन P&L में दिखाना इसको जरूरी होता है। नेक्स्ट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम बेसिकली असेट को बिना छेड़े उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते हैं, जिसको कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें अंडर दिस asset account continues to appear at its original cost year after year over its entire life. Depreciation is accumulated on a separate account instead of being adjusted in the asset account at the end of each accounting period. ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया, the following journal entries are recorded under this method. जब आपने कोई एसेट खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट, अगर चेक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया, अगर चेक से किया तो बैंक, कैश से किया तो कैश आ जाएगा, अगर उधार पे चीज खरीदी है तो वहां पर वेंडर का नाम आ जाएगा। नाउ फॉर क्रेडिटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात आ गई समझ में। अब इस बेसिकली डेप्रिसिएशन को आप कहां ट्रांसफर करोगे, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका। नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। In the balance sheet, the fixed asset continues to appear at its original cost on the asset side. बैलेंस शीट में किसी भी फिक्स्ड एसेट पर जिस पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। द डेप्रिसिएशन चार्ज टिल दैट डेट अपीयर्स इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज शोन ईदर ऑन द लाइबिलिटी साइड, और हम क्या करते हैं इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे तो दिखाते हैं एसेट साइड में, बाकी अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप या तो लाइबिलिटी साइड में दिखा सकते हो बैलेंस शीट की,
or by way of deduction from the original cost of the asset concerned on the asset side of the balance sheet, या वहीं पर एसेट में से काट कर रिस्पेक्टिव एसेट जिस फिक्स्ड एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसी में से काट के वहां पर एसेट साइड में भी दिखा सकते हो। नाउ डिस्पोजल ऑफ एसेट, एसेट को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है। देखिए डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब कि जब आपने उससे पूरा काम ले लिया, उसको एफिशिएंसी को इस्तेमाल कर लिया, अब उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे। डिस्पोज ऑफ का मतलब कि बची कुची जो उसकी मतलब जो बेसिकली जो मशीनरी की जो वैल्यू है उसको आप कैसे कमाओगे। डिस्पोजल ऑफ एसेट कैन टेक प्लेस ईदर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एनी अदर एबनॉर्मल फैक्टर। ठीक है, मतलब एक तो डिस्पोजल ऑफ एसेट को दो तरीके से किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब किसी मशीनरी की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद ही आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, बेचोगे और उससे बेच के कुछ पैसे कमाने की कोशिश करोगे, या ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ के दौरान करने की भी कोशिश करोगे। ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एनी अदर एबनॉर्मल फैक्टर, आपको डर सताता रहता है, ऐसा काम आप कब करोगे कि उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान ही आप उसे बेचने की सोचते रहो। ऐसा काम आप तब करोगे जब आपके मन में डर हो ऑब्सोलेसेंस का कि ये चीज नई नई टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास आ गई है तो इसको बेचने में फायदा है। If it is sold at the end of its useful life, the amount realized on account of the sale of asset as scrap should be credited to the asset account and the balance is transferred to profit and loss account. In this regard, the following journal entries are recorded. देखिए क्या बोल रहा है कि अगर ये उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो है, अगर बेसिकली आप उसको डिस्पोज ऑफ करने की सोचते हो तो जो भी सेल ऑफ एसेट को बेचकर स्क्रैप की वैल्यू आती है वो आप क्या करते हो, एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते हो और बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है उसको ट्रांसफर करते हो, आप कहां दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। फॉर सेल ऑफ एसेट एज स्क्रैप, सेल ऑफ एसेट स्क्रैप बेचने की मतलब जब आप एसेट को बेचते हो एज स्क्रैप तो बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और कौन से अमाउंट से, जितने का आपने वो मशीनरी एज स्क्रैप बेचा। फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन एसेट अकाउंट, अब बैलेंस को एसेट अकाउंट में बेसिकली ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करते हो, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज इन यूज, अगर आप कोई प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज कर रहे हो, अलग से बना रहे हो, तो इन एंट्रीज को करने से पहले आपको एक अलग से एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये था हमारा पूरा डेप्रिसिएशन पार्ट, उसमें मेथड्स भी मैंने बता दिए, नेचर, मीनिंग, फैक्टर्स, मेथड्स, इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज यार डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।